start with the topic nature, scope, and importance of environmental studies. All of you know environmental science is very important, right? So पर्यावरण विज्ञान अध्ययन करना जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है और आजकल तो हमारी जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय है उनके आदेश के अनुसार जो है ये स्कूल के छात्रों को भी पढ़ाना अनिवार्य है. So we will discuss the scope and importance of environmental science and why we are going to study this, right? So first of all, we would go to the definition, very word environment itself. All of you know environment means whatever it is surrounding. It comes from a French word. एक फ्रांसीसी शब्द से आता है environment यानी पर्यावरण, जिसका उच्चारण है environment, जो कि एक फ्रांसीसी शब्द है. नाउ एनवायरनमेंट जो शब्द जो दिया गया है, पहले सबसे प्रथम जो है एस्टोनिया निवासी के जो है इनका नाम था जेकब वन उरेकाल. जो है इन्होंने अराउंड 1900 ईस्वी के आसपास इन्होंने जो है शब्द उमवेल्ट दिया. और उमवेल्ट का जो है इन्होंने जो इसका शाब्दिक परिवर्तन होता है वह एक जर्मन वर्ड है जो कि ये बताता है कि पर्यावरण से किस तरह जीव जंतु जुड़े हुए हैं. सो it was Estonian and German scientist named Jacob von Urekel who first gave the word environment, right? So he gave in fact the first word as Umwelt. It was a German word meaning environment. Let us go to the definition, यानी इसके शाब्दिक अर्थों के ऊपर जाएं तो जो है पहला डेफिनेशन जो देता है वो जो है बोरिंग का डेफिनेशन मिलता है, यानी उसकी परिभाषा मिलती है जहां वो ये बताते हैं कि पर्यावरण वह है जो कि हमें अपने जो है अपने भ्रूण अवस्था से जो है हम अपनी उत्पत्ति और मृत्यु उपरांत जो अनुभूतियां होती हैं वह सारी अनुभूतियों का समावेश है, राइट? सो ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम आवर कंसेप्शन टू द डेथ इटसेल्फ, all those experiences are the summation of if you can sum up those experiences, they are basically environment, right? So it can be summation experience which is natural, like rain, windy. Also, these are natural feelings, right? And some are artificial feelings or man-made feelings like economical, political, emotional. These are man-made feeling, right? So, जो है हमारी अनुभूतियाँ वो प्राकृतिक हो सकती हैं, जैसे कि हवाएं चलना, वृष्टिपात होना, हिमपात होना, ये प्राकृतिक अनुभूति है. इसके अलावा अनुभूतियाँ मानव निर्मित भी हो सकती हैं, जो कि हमारी राजनीति हो सकती है, हमारी मनोस्थिति हो सकती है, हमारी सामाजिक स्थिति हो सकती है. ये सब मानव निर्मित जो है अनुभूति है. डगलस और हॉलैंड ने बताया कि जो हमारे ये जो पर्यावरण है वह सारे ऐसे फोर्सों का जो है जोड़ है, सम्मिश्रण है, जो कि हमारे जीवन, प्रकृति और बर्ताव और जो है हमारी वृद्धि को जो है प्रभावित करता है. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वह सारी अनुभूतियाँ जो होती हैं हमारी प्रकृति के द्वारा और दूसरी चीज़ों के द्वारा, वह सारी अनुभूतियों का सामंजस्य है आपका पर्यावरण. नाउ सो दिस इज द समेशन और डिस्क्राइब एग्रीगेट influence of external forces which act on environment, right? So I have given in the next slide itself, you can see the birth of baby. You can see right from the womb of mother to the old age and to the death itself, all the summation experiences we receive in our lifetime comprises of environment, right? So it can be natural or it can be artificial or man-made, right? So this is the definition which was given by Boring, right? Boring की परिभाषा जो है हमें भ्रूण अवस्था से जो है युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तक जो भी जितनी भी अनुभूतियां हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे वो मानव निर्मित हों, वो सारी की सारी अनुभूतियों का सामंजस्य है आपका पर्यावरण. और दूसरा जो परिभाषा हमने आपको बताया कि वह जो है वह
आपकी प्राकृतिक अनुभूतियाँ या जो भी अनुभूतियाँ बाहर से मिल रही हैं वो किस तरह हमें प्रभावित करती हैं, वह सारी अनुभूतियों का सामंजस्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने जो है जिराफ की उत्पत्ति के बारे में, क्रमिक विकास के बारे में बताया, राइट। So the other definition given by Douglas and Holland talks about the influence of external forces on the growth and maturity of organism. Right on the right side, you can see the evolution of giraffe. So Jean-Baptiste Lamarck, he gave them a theory of evolution based on influence of external factors on the growth of organism. You can see giraffe was previously a small animal, and gradually due to lack of forage in the forage which is there in the floor, it has gradually grown to meet its feeding demand and gradually grown in the height and stature, right. So जिराफ एक ऐसा प्राणी है जो कि क्रमिक विकास की प्रक्रिया को पूर्णतः ये दर्शाता है। आप देख रहे हैं कि जिराफ जो है बहुत ही प्राक काल में जो है एक हिरण जैसा प्राणी था जो कि नीचे चारण कर सकता था, जब उसके खाने के लिए वह नीचे चीज़ें घास इत्यादि उपलब्ध थी। नाउ इसके बाद जो है धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है कम होने लगी किन्हीं कारणों से, और इसके बाद जो है पेड़, ऊंचे पेड़ों पे इसका भोज्य पदार्थ रहा और धीरे धीरे ये वहाँ पे पहुँचने के लिए प्रयासरत रहा, और इसी प्रयास के दौरान जो है इसकी ऊंचाई बढ़ती गई, और ये एक दो साल में नहीं, कई सालों में, हजारों सालों में जो है ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया चली। सो दिस इज द डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय डगलस एंड हॉलैंड। यू कैन अंडरस्टैंड दिस यूजिंग दिस फिगर, राइट। सो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नाउ आपका जो है पर्यावरण के दायरे जो हैं हम बताएं तो दायरे जो हैं इसके असीमित है। पर्यावरण का दायरा जो है पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। इट कंप्राइजेस द इट्स स्फीयर इज नॉट लिमिटेड टू वन थिंग, rather it is extended up to atmosphere, it is extended up to hydrosphere, it is extendable up to lithosphere. You can see in the left side itself, the earth comprises of a thin envelope of air which is called as atmosphere. It is a mixture of gases, and you can see there are zonations: troposphere, stratosphere, ozone layer, mesosphere, ionosphere, exosphere. All these are nothing but different layers of the earth. I have given you the height of the each layer and the width of the each layer, right. पृथ्वी के चारों तरफ एक जो है एक एनवलप की तरह जो है एक लिफाफे की तरह जो आवरण बना हुआ है वह गैसीय कण से बना हुआ है और विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है जिसको कि आपका वायुमंडल कहा जाता है। वह जो है नीचे परतों से जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो है बहिर्मंडल के द्वारा जो है निर्मित है। तो ये जो है ये विभिन्न परत है जो कि आपके वायुमंडल के आते हैं, और आपके भूगोल के छात्रों अगर हैं तो आप ये भली भांति जानते होंगे। जो ज़्यादातर जीवन की है उत्पत्ति वो जो आपकी जो है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ये जीवन पाई जाती है ना। प्रांशु कीप नाउ इसके अलावा आपकी जो है वाटर साइकिल जो मतलब जलमंडल में भी आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का जो है 70% भूभाग जो है जल से आच्छादित है, और समुद्र, महासागर, झील, झरने, नदियाँ ये सब जो है सम्मिलित है पृथ्वी में, और ये जीवन चक्र को चलाने के लिए आवश्यक है। इसमें आप जल चक्र देख सकते हैं जिसको कि मैंने बायजूस से लिया है, आप इसमें भी देख सकते हैं, ये सारे जीवन के लिए आवश्यक है। सो टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इज you know 70% of our land mass is filled with water, be it ocean, be it seas, be it rivers, be it streams, lakes and whatnot, right. In the figure itself you can see the water cycle which is very important to maintenance of the life in on earth. Now the lithosphere और जो आपका जो भूमंडल है
ये जो है ये स्थल मंडल जिसको कहते हैं, ये पृथ्वी का भाग है। और पृथ्वी आप जानते हैं ये 3 परतों में विभक्त है, जो कि अंदरूनी ठोस जो है इसको बोलते हैं कोर, जो कि निकल और लोहे का बना हुआ है। और इससे ऊपर जो पिघले द्रव्य का प्रदेश है इसको कहते हैं मेंटल, जो कि पिघला हुआ तरल पदार्थ है। और सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है। पृथ्वी के क्रस्ट में जो है जीवन चलता है, राइट। सो अर्थ इज डिविजिबल मेनली इनटू 3 लेयर्स: inner core, which is made up of iron and nickel and molten metal, right? And on the top of it we have the crust. The lighter elements, they are found on the earth crust, and the heavier on towards the deep down beneath, right? So this is the very scope of environment. You can study environment by studying the atmosphere, studying the water, right? Studying the lithosphere, right? You can be atmosphere scientist or climate scientist. You can at the same time you can have you can be oceanographer, you can be freshwater biologist, you can be aquatic animal specialist, right? So all these are there, possibilities are there. In the lithosphere you can study geology, geography, right? So all these are part of environment. आपका जो है एक ही सीमा पे इसका दायरा नहीं है। आप जो है अगर आपको जो है आप वायुमंडल की बात कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं जो कि मौसम के अनुमान करता हो। आप जो है जीवन का जो है बाहर अध्ययन कर रहे हो, एक्सोबायोलॉजी में भी वो भाग ले सकते हो, है ना। एटमॉस्फेयर वैज्ञानिक हो सकते हो, राइट। So all these are possible in atmosphere, right? Pollution control and abatement जो है, pollution शमन के जो है इस पे भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जो कि वायुमंडल पे आते हैं। Even then also आप जो है जल वैज्ञानिक हो सकते हैं, जो है जल जीव वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप जो है हाइड्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो ये जल मंडल के अध्ययन करने का भी कार्य कर सकते हैं, राइट। आप जो है भूगर्भ वैज्ञानिक हो सकते हैं, जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जोग्राफर हो सकते हैं। ऑल दीज आर नथिंग बट कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट इन डिफरेंट रोल्स, राइट। सो दिस इज द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। रोहित, कैन यू म्यूट द माइक नाउ। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। जैव मंडल वो है, वह प्रदेश है जहाँ की जल मंडल, स्थल मंडल और जो है आपका वायुमंडल मिलते हैं, जहाँ की जीवन उत्पत्ति, जीवन की संभावना हो, राइट। सो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर द लाइफ इज फाउंड, वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर combine together and where the life is possible, right? Life can be found in the outer reaches of atmosphere in form of you can say spores, right? बीजाणु के रूप में जो है बाहर वायुमंडल में मौजूद रह सकता है जीवन, है ना। आपके पक्षी वगैरह जो है वायुमंडल में उड़ रहे हैं, राइट। जलमंडल में आपके मछलियां वगैरह दिख रही हैं। स्थल मंडल में आप देख रहे हैं कि हिरण और आपका जो है फॉक्स जो है आपका सियार, खरगोश वगैरह दिख रहे हैं, राइट। यू कैन सी in the atmosphere itself you can see birds and insect flying, right? In the water you can see the fishes and sharks, they are there, right? In the terrestrial atmosphere, the lithosphere, you can see bear, deer and fox, rabbit, all these are organisms which are there. So wherever life is possible in a combination of all three zones, this is called a biosphere, right? इसको हम जैव मंडल कहते हैं, जहाँ जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं, जहां जीवन मौजूद होता है, उसको जैव मंडल कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो हम बात कर लें कि एलिमेंट्स यानी कौन से तत्व जो हैं मौजूद हैं वातावरण में। तत्व जो है भौतिक भी हो सकते हैं। भौतिक मतलब हो गया फिजिकल एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स कैन बी physical, like you can see terrain, mountains, hills, rivers, lakes, valleys, plains. All these are physical things, right? You can touch them or you can feel them, you can interact them, you go there, right? So these are nothing but they are physical elements. These are tangible or physical elements, right? So हमारे भौतिक तत्वों में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे को प्रभावित करती हैं,
उनको अनुभूत कर सकते हैं, हम उनके पास उनको छू भी सकते हैं, हम उनका उपयोग भी करते हैं दैनिक, राइट। यहाँ पे जो है पर्वत है, आप घरों को देख लीजिए, नदियाँ देख लीजिए, झील देख लीजिए, ये सब जो है भौतिक जो है तत्व हैं या फिजिकल एलिमेंट्स हैं, राइट। सो दीज आर फिजिकल एलिमेंट्स विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ. Now, so the other element which is there is biological elements. Biological elements means you can have plants, you can have animals, you can have microbes, right? So जैविक तत्व भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। चाहे वो पशु हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो छोटे सूक्ष्म जीव हो, वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं जो जीवित होती हैं उनको जैविक तत्व की संज्ञा दी जाती है। जब भी जीवित तत्व या जीव की बात आती है तो तीन तरह के वर्गीकरण हमारे पास आते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, राइट। सो व्हेन वी कैटेगराइज लिविंग थिंग्स देयर आर थ्री कैटेगरीज: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने भोजन उत्पन्न करने में सक्षम है, दे मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स, they are making their own food by photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बना रहे हैं और वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, यानी वो उत्पादक हुए, राइट। और ऐसे जीव जो हैं जो कि दूसरों के ऊपर आश्रित हैं अपने भोजन के लिए, उनको बोलते हैं उपभोक्ता। चाहे वो गाय हो, आपका जो है खरगोश हो, दीज इवन हम अपनी बात कर लें तो हम दूसरे प्राणी को भोजन बना के जो है अपना जीवन यापन करते हैं, और इसलिए हम उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस आवर फूड, रादर वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर फूड, राइट। और लास्ट श्रेणी में आते हैं ऐसे जीव जो कि कई जीवों के मृत्यु के उपरांत उनका विघटन करके यही तत्व जो है माटी में सम्मिलित करते हैं, इनको अपघटक बोलते हैं, राइट। ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स आफ्टर देयर डेथ और डिकम्पोजिशन they are broken down to into simpler form by a group of organisms called decomposers. It can be fungi, it can be bacteria. So जो है ऐसे तत्वों को जो है जीवन के लिए फिर उपलब्ध कराना ऐसे जीवों की जिम्मेदारी होती है, इनको अपघटक कहते हैं। और अपघटक जीव जो हैं जिसमें कि बैक्टीरिया आ सकते हैं, कवक आ सकते हैं, ऐसे जीव जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और आप उनको जो है सूक्ष्म जो है माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं या सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। यू नीड टू हैव अ माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू व्यू दैट, एंड they are very small in size, so they are called as microscopic organisms like bacteria and fungi. Now वातावरण जो आपका जो है दूसरा जो है पर्यावरण जो है, इसमें जो है आपका कल्चरल एनवायरनमेंट जो है एक और एनवायरनमेंट है। कल्चरल एलिमेंट जो है आपका, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। सिर्फ जो है जल जंतु जीव के बारे में बात कर लें तो ये नहीं होगा, बल्कि मानव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों मानव इसलिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव है और उसके क्रियाकलापों के द्वारा जो है पृथ्वी का अस्तित्व जो है संतुलित किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप पृथ्वी को संतुलित किस तरह रखें, और पृथ्वी को अगर विध्वंस करना चाहे तो ये मानव कर सकता है। तो मानव सबसे बुद्धिशील जीव है। It is irony that the most intelligent living being on earth is human. Based on his activity, earth can be conserved or earth can be destroyed or destructed, right? So the importance of culture is very much there, and cultural activity are comprising of all activities like I am teaching you language, religion, business, social norms, right? All these are nothing but cultural elements, है ना। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप धर्म की बातें कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, these are nothing but these are cultural, यानी ये सामाजिक परिदृश्य है, सामाजिक तत्व है जो कि
हमें प्रभावित करती है और अल्टीमेटली वातावरण को भी प्रभावित करती है। यहाँ पे दाहिने तरफ देखते हैं कि आप जो है बहुत खुश होते हैं तो दूसरे लोग भी आपसे खुश होते हैं, उनकी एक्टिविटीज आप देख सकते हैं दाहिने चित्र में। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? सो जो इसका महत्व क्या है, महत्व जो है वातावरण का जो समस्या है या पर्यावरण का समस्या है वह किसी राष्ट्र की सीमा से बंधा नहीं है, वह पूरे विश्व की समस्या है, राइट? सो एनवायरमेंट इश्यूज आर नॉट कन्फाइंड टू बाउंड्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, दे आर global in nature, right? And that's why we should study environment, right? So environment problems like deforestation is not limited to India, China or Brazil or some other countries, right? It is spread throughout the globe. Contamination of environment, it is also a concern throughout the globe, right? Waste production, every day waste is being produced, right? Every day garbage is produced in hostels, your classroom, everywhere garbage is produced. So this has to be disposed of properly to keep our environment safe. You can think about pollution, which is affecting our life daily. We are breathing polluted air, we are drinking contaminated water. All these are nothing but they are spread throughout the globe, right? Similarly, you can think about global warming, greenhouse gas emission. These are nothing but not restricted to one place. Rather, they are spread throughout the globe, right? सो जहाँ तक हम पर्यावरण को जो है महत्व की बात करते हैं, पर्यावरण की महत्व जो है वह सीमाओं से बंधी नहीं है, वह वैश्विक चीज़ें हैं। चाहे वो वनों का कटाव हो, चाहे वो जो है दूषण हो, वातावरण का दूषण हो, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं विश्वव्यापी हैं। आप डेली हॉस्टल में देखते हैं कि आपके यहाँ कूड़ा उत्पन्न होता है, कक्षाओं में देखते हैं, आप दुकानों में जाते हैं कूड़ा उत्पन्न होता है। तो एक जगह नहीं है, ये सारे के सारे विश्व में फैली हुई हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम किस तरह पृथ्वी को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, है ना? जब हम जागरूक होंगे तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। आज हमारे पास विकास है, हमारे पास कल कारखाने हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रदूषण कर रहे हैं, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, और ये हमारे नॉर्मल जीवन क्रियाकलाप को जो है प्रभावित कर रहा है। इसी तरह से जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है और जैविक जो आपका जो है वैश्विक उष्णीकरण है वह हमें प्रभावित कर रहा है। ना सिर्फ हमें प्रभावित कर रहा है, पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए पर्यावरण बचेगा तब हम बचेंगे। सो व्हेन एनवायरनमेंट इज कंजर्व्ड, वी आर कंजर्व्ड इन फैक्ट, राइट? सो इट इज आवर ड्यूटी टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, राइट? सो ये आप देख सकते हैं चित्र में जो है हमने कल कारखाने लगाए, प्रदूषण बढ़ाए, और ये कहीं ना कहीं जो है हमारे ही जो लिए एक सरदर्द बना हुआ है। आज के डेट में अगर इन शीतकाल में जहाँ पे कोहरा छाया होता है, दिल्ली में सांस लेना दूभर होता है, बड़े बड़े शहरों के नाम ले लें तो आपको जो है वहाँ पे जो है शायद मास्क लगाना पड़ जाए सर्दियों के सीज़न में, राइट? सो कल कारखाने जो हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। ना सिर्फ कल कारखाने बल्कि हमारे गाड़ी यान वाहन जो है प्रदूषण के कारण है। दाएं तरफ आप चित्र देख सकते हैं कि पृथ्वी को हम किस तरह से इसको जो है बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण और जो है अपनी क्रियाकलापों से नष्ट करते जा रहे हैं। सो हम क्या विकास करें या विनाश करें? हम क्या बचाएं? हम पर्यावरण को बचाएं या अपने को बचाएं, या हम किस चीज़ को बचाएं? एक कहावत है, प्रकृति रक्षितो रक्षितः, मतलब आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो खुद की ही रक्षा करेंगे, क्योंकि हम प्रकृति के संतान हैं, राइट? हम जो है प्रकृति के उत्पन्न उपज हैं, राइट? सो द डिलेमा ऑफ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन कंटिन्यूज। मोर द डेवलपमेंट, more the pollution, more the problems of the world, right? So how we are going to develop ourselves? Do you think on the industries we are producing, they are producing tons of pollutants which are going directly to the atmosphere or water, right? The water we are drinking is polluted, the air we breathe is polluted.
right? We cannot breathe properly even in our cities like Delhi. It's our capital, and shame to say capital, because in the winter season it is difficult to breathe. Air quality becomes so poor, right? Whatever activities we have undertaken have been at the loggerheads of environment, and ultimately we are damaging our earth itself, right? All of us, we know that we are product of nature, and we have come through the natural evolution. It is not that industrial evolution has produced us, right? Rather, it is the nature or natural evolution which has produced us. So ultimately, if we conserve nature, we are going to conserve ourselves. So there should not be questions like whether to go for development or conservation of nature resource or nature, right? So development should be in such a way that it should conserve the nature itself, right? So it has to be like that, otherwise we are going to be extinct just like dinosaur, right? तो एक दिन हम जो है इस तरह विकास का नींव ना रखें जिससे कि हम जो है विलुप्त हो जाएं, जिस तरह एक काल में जो है डायनासोर जो है पृथ्वी के शासक थे, आज हम पृथ्वी पे मानव शासक हैं और आपके जो है क्रियाकलापों से ये प्रभावित हो रहा है। नौ, जनसंख्या विस्फोट। पृथ्वी का जो है पृथ्वी के जो है संसाधन सीमित हैं और हम जो है अपनी जनसंख्याओं का इस तरह जनसंख्या का इस तरह विस्फोट नहीं कर सकते जिस तरह सारे संसाधन हमारे लिए कम पड़ जाए। भाई एक घर में अगर 4 लोग हैं तो उनके लिए कुछ शायद बन जाए, अगर वो है 5 लोग हो जाए तो थोड़ा शायद सबको सैक्रिफाइस करना पड़े, वहीं अगर 10 लोग हो जाएं तो शायद घर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए। ठीक उसी तरह जो है संसाधन सबके लिए बराबर बंटने चाहिए और आबादी जो है हमारे हाथ में है कि हम इसको नियंत्रित करें। हम आबादी को बेतहाशा बढ़ने नहीं दे सकते। तो आप देखिए कि 1960 के दशक में जहां पृथ्वी की आबादी 3.8 खरब थी, आज जो है 2011 में जो है 7.8 खरब है, यानी टोटल 8 खरब लोग जो है हो चुके हैं और इन 50 साल में जो है करीबन जो है हमने अपनी आबादी 2 गुना कर ली है ना। सो ये जो है हमारे संसाधन सीमित हैं। दाएं तरफ आप देखिए कि पृथ्वी का जो है दोहन क्षमता, कोई भी सिस्टम का दोहन क्षमता एक सीमित है, राइट? सो वह दोहन क्षमता के अतिरिक्त अगर ज़्यादा बढ़ गया तो जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो सिस्टम कार्यरत नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आवर पॉपुलेशन is exploding exponentially. You can see on the left side itself, the Earth's population in 1960s was around 3 billion, right? Now, around in 2011, it is around 7.8 billion or 8 billion people are on the Earth. So we have increased our population like in 50 years, almost double the population, right? So there is a limit to everything, and this limit is called carrying capacity, right? In a family, you can think if you are having 4 people, you can share your resources well. If you are 5 people, one has to manage, you have to manage within the resource, right? If there are 10 people, everybody may not get the equal chance of sharing the resource. So this is the concept of carrying capacity which is shown on the right side. Everything exceeding the carrying capacity will bound to collapse, right? So we should keep our population in control, right? We should not allow our population to grow so much that we suffer price rise, we suffer unemployment, other things, right? We should control our population in such a way that, right? So हमारे जितने भी संसाधन हैं इनका उपयोग करना, सही से उपयोग करना जो है ये हमारे हाथ में है। ये तभी संभव है जबकि हमारी आबादी सीमित हो, चाहे वो हमारे रोजगार की बातें हों, चाहे वो महंगाई की बातें हों। सो दिस इज रिलेटेड टू दैट, राइट? नाउ सतत विकास या नियोजित विकास वह विकास है जो कि समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लेकर चलता हो, जहां समाज में इकोनॉमिकली वो वायबल हो, इक्विटेबल हो
और सोशली बियरेबल हो, और तभी जो है वह सस्टेनेबल होगा, राइट। तो सस्टेनेबल विकास जो है वह विकास है कि जो कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं की अनुपूर्ति करते हुए भविष्य की चिंताओं को संजोए रखता है। वह विकास जो है सतत विकास या नियोजित विकास कहता है। आज जो मिल रहा है मुझे, वह मेरे आने वाले जनरेशन यानी आने वाले पुस्तों को वह उतना ही मिलेगा, तो वह नियोजित विकास है। अगर मैं आज ही सारा कुछ सब कुछ खत्म कर दूं और आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ ना रखूं, तो ये आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक होगा, राइट। सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट without compromising the needs of future. So it should be economically viable, socially bearable, and environmentally viable, and then it could be sustainable, right? So environmental protection, social progress, economic development, everything if coincides, then it leads to sustainable development. तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण अगर एक साथ चलते हैं तभी हम नियोजित विकास की परिकल्पना कर सकते हैं, राइट। नाउ फाइनली बिफोर यू गो, I will show some video clip. If you are interested, you can stay and watch it, right? मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं
एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या, मुझको बचा लेरी दुनिया जहां चाहूं मैं सबका भला, हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी तेरा इसमें क्या लगता है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, मैं तेरा हिस्सा हूँ तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, दुखता है, दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है। So I hope this was interaction, which was small interaction. We will continue this interaction, and your activity is required to conserve the environment. हम जो है प्रकृति अकेले संरक्षण नहीं कर सकते, आपका भी सहयोग उतना ही आवश्यक है, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है।